हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 20। वंश निशी को लेकर काउंटर पर आया, बिल पे किया और बाहर निकल गया। क्लब के सामने आकर निशी का हाथ छोड़ते हुए कहा, ए पागल हो गई हो क्या? इतना ओवर एक्ट क्यों कर रही हो? निशी ने वंश की तरफ देखा और कहा, मेरे सामने वो तुमसे अपना नंबर कैसे लेने को बोल सकती है? क्यों नहीं बोल सकती? एक मिनट, उसने तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड कहा, इसका मतलब ये नहीं तुम खुद को सच में मेरी गर्लफ्रेंड समझने लगो। वंश ने कहा तो निशी होश में आई और उसे समझ आया कि उसे ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। निशी को खामोश देखकर वंश ने थोड़ा प्यार से कहा, देखो, अगर कोई तुम्हारा है और तुम्हें ये यकीन है कि वो सिर्फ तुम्हारा है, तो फिर तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे लोग उसे कितना पसंद करते हैं। क्या? निशी ने चौंक कर कहा, क्योंकि वंश ने जो कहा उसे जरा भी समझ नहीं आया। मालूम ही था कि ये तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा। थोड़ी बड़ी हो जाओ फिर समझने लगोगी। वंश ने निशी की तरफ गर्दन झुकाकर कहा, क्या मैं छोटी हूं? निशी अभी भी उलझन में थी। वंश ने अपने कंधे से निशी के कंधे को नापते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तुम यही रुको, मैं मुन्ना को देखकर आता हूं। निशी ने अपना सर हिलाया और उस बारे में सोचने लगी जो वंश ने कहा, लेकिन वंश की बातों का न सर होता था ना ही पैर। निशी ने बैग से अपना फोन निकाला और देखा तो पूर्वी का मैसेज देखकर उसे बुरा लगा। मुझे भी बुरा लगता है जब ये लोग इतना पी पी करते हैं यहां से गुजरते हुए, बट आई कंट्रोल माई सेल्फ। आगे बढ़ते हैं। उसने पूर्वी को फोन लगाया, लेकिन पूर्वी ने फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद वंश मुन्ना के साथ आया और निशी से कहा, चलो चलते हैं। पूर्वी कहाँ है? वो घर चली गई। उसने कहा उसे कुछ जरूरी काम है। निशी ने मायूस होकर कहा, कोई बात नहीं, तुम चाहो तो क्लब के बजाय हम कहीं और चल सकते हैं। मुन्ना ने निशी को असहज देखकर कहा, ठीक है, क्लब नहीं चलते। यहाँ पास में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, क्या हम सब खाना खाने वहां चले? निशी ने कहा, क्या? ए मुन्ना, तुमने कहा था तुम क्लब चलोगी, अब प्लान चेंज क्यों किया? वंश ने कहा, वंश, तुम मुंबई अपने सपने पूरे करने आए हो, ये क्लब पार्टी करने नहीं। चलो कहीं और चलते हैं, वैसे भी हमें बहुत भूख लगी है। मुन्ना ने कहा। वंश ने सुना तो मायूस हो गया। कितने दिनों बाद तो वह क्लब जाने वाला था, लेकिन मुन्ना ने लास्ट मोमेंट पर प्लान कैंसिल करके उसका दिल ही तोड़ दिया। मुन्ना नहीं चाहता था कि निशी दो लड़कों के साथ रहकर असहज महसूस करे, इसलिए तीनों खाना खाने चले आए। जैसा कि निशी ने बताया था, रेस्टोरेंट काफी अच्छा था और वहां का खाना और भी लजीज था। वंश कुछ ही देर में अपना गुस्सा भूल गया और मुन्ना निशी के साथ बैठकर खाना एंजॉय करने लगा। खाना खाते हुए तीनों हंसी मजाक कर रहे थे। खाना खाने के बाद वंश साइड में जाकर अपनी सेल्फीज लेने लगा और दोस्तों को भेजने लगा, तो वहीं मुन्ना निशी के पास आया और उससे वंश की सीरीज को लेकर बात करने लगा। तीनों घर चले आए। मुन्ना को सुबह जल्दी निकलना था, इसलिए उसने पहले निशी को घर छोड़ा और फिर वंश के साथ फ्लैट पर चला आया। अगली सुबह शिवम के घर में सोया मुरारी बिस्तर पर गिरा अंगड़ाई ले रहा था। वह आंखें मसलते हुए उठा और कमरे से बाहर आते हुए घर के नौकर को आवाज दी, कृष्णा, इट्ठो कप चाय पिलाई दो। मुरारी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने नहीं बल्कि शिवम के घर में है। वह आंखें मसलते हुए आकर सोफे पर बैठ गया और फिर से कहा, अरे कृष्णा, हम तुमसे कह रहे हैं भैया, चाय पिलाई दो, सर बहुते दर्द कर रहा है। कहो तो चाय के साथ कचौरी भी मंगवा दें। एक जानी पहचानी आवाज मुरारी के कानों में पड़ी। अरे यार, तभी तो मजा ही। आप सुबह सुबह आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कचौड़ी खाने की खुशी से भरकर मुरारी ने जैसे ही कहा, शिवम को वहां देखकर हैरान रह गया। अब तुम कहोगे हम यहाँ क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ से आती हुई आई ने कहा, अरे आई, शिवम भैया के साथ तुम भी आई हो? मुरारी ने कहा, अपनी जो मेंढक जैसी आंखें खोलकर देखो विधायक जी,
हम तुम्हारे घर में नहीं, तुम हमारे घर में हो का कल से लाए गए हो? आई ने कहा। मुरारी ने चारों तरफ नजर घुमा के देखा तो उसे समझ आया कि वह शिवम के घर में है, लेकिन अब ये सोचकर उसका दिमाग और ज्यादा घूमने लगा कि वह शिवम के घर में क्या कर रहा है। उसने उलझे हुए भाव के साथ आई को देखा और कहा, लाए गए हैं मतलब? तुम हमका उठवा ली हो का? हम का तो को उठवाएंगे मुरारी, तुमको तो इट्ठो दिन भगवान भोलेनाथ उठाए हैं, और जे ही रंगबाजी रही ना तुम्हारी तो भोलेनाथ से पहले अनु बिटिया उठा दी है तुमको। आई ने मुरारी को घूरते हुए कहा। अरे आई, सुबह सुबह का कह रही हो? हमको जे बताओ, हम यहाँ का कर रहे हैं और हम यहाँ आए कब? हमको तो साला कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मुरारी ने परेशानी भरे स्वर में कहा। हम बताते हैं। आई, आप जरा अंदर जाएंगी? शिवम ने मुरारी की तरफ देखकर कहा। आई वहां से चली गई। शिवम की आंखें देखकर ही मुरारी समझ गया कि बीती रात जरूर उसने कोई बहुत बड़ा कांड किया है, वरना शिवम भैया इतने गुस्से में नहीं होते। बेचारा मुरारी घबरा कर सोफे से दुबक गया। पिछले 2 मिनट से शिवम बस मुरारी को घूरे जा रहा था और ये देखकर मुरारी ने असहज होते हुए कहा, भैया आखिर बात का है? ऐसे देखकर हमको हार्ट अटैक काहे दे रहे हो? शिवम पास पड़े सोफे पर आ बैठा और मुरारी की तरफ देखकर कहा, हमको एक तो बात बताओ मुरारी, तुम्हें सीधा साधा जीवन पसंद नहीं है का? ये कैसा सवाल है भैया? हम तो सीधा साधा जीवन ही जी रहे हैं, अब तो विधायकी भी छोड़ दिए हैं, अब का परेशानी है हमारे जीने से? मुरारी ने कहा। शिवम ने घूर कर मुरारी को देखा तो मुरारी ने खामोशी से सर झुका लिया। हालांकि मुरारी अब एक नौजवान का बाप था, लेकिन शिवम के सामने कुछ कहने की हिम्मत उसमें आज भी नहीं थी। दिक्कत तुम्हारे जीने से नहीं है मुरारी, तुम्हारी आदतों से है। हमें जे बताओ, कल रात तुम घाट पर क्या कर रहे थे? शिवम ने सीधे सीधे पूछ लिया। मुरारी ने सुना तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने शिवम की तरफ देखा तो पाया शिवम उसे ही देख रहा है। मुरारी ने फिर अपना सर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। मुरारी मत भूलो, तुम अब वो पहले वाले मुरारी नहीं रहे जो बनारस की गलियों में बुलेट दौड़ाते थे, जो रात रात भर हमारे साथ घाट पर पड़े रहते थे, जो लोगों के साथ बकैती करते घूमते थे और दोस्तों के साथ आवारा घूमते थे। तुम्हारा अब एक परिवार है, तुम बनारस के विधायक रह चुके हो, बनारस में तुम्हारा जाना माना नाम है। अगर तुम भांग के नशे में गंगा घाट पर भंड घूमोगे तो बनारस के लोगों में क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? हम जे नहीं कहते ये उम्र में यार दोस्त गलत है, पर ऐसे दोस्त किस काम के जो तुमको मुसीबत में अकेला छोड़कर भाग जाए? शिवम ने कहा। अरे भैया, वो मोहन और रामभद्रा मिल गए थे कल शाम में, तो उन्होंने वो ठंडाई पिला दी। अब हमें क्या पता जे में भांग है? मुरारी ने बचने की कोशिश करते हुए कहा। अच्छा, और वे स्टेज पे चढ़ के 16 श्रृंगार तुम्हारी कौन सी सहेली के लिए गाए जा रहे थे? शिवम ने हवा में हाथ उठाते हुए कहा। अरे भैया भैया, का कर रहे हैं? जे उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं ना है। मुरारी ने कहा। अच्छा, तो ई उम्र में भांड के जैसन लड़कियों के साथ नाचना भी नहीं होता है मुरारी। शिवम ने कहा। लगता है पूरा प्रोग्राम देख के आए हैं। मुरारी धीरे से बड़बड़ाया। शर्म करो मुरारी, ई उम्र में जे सब करना का अच्छा लगता है? अरे कुछ दिन बाद घर में बहू आ जाएगी। तुम्हारे जे लक्षण देख के लगता नहीं हमको वो ज्यादा दिन टिकेगी। अभी भी बगत है मुरारी, सुधर जाओ। कभी उर्वशी, कबो विधायक ऑफिस वाला मैटर, तो अब जे बिजली। तुमसे आधी उम्र की है वो, और तुम साले उसके साथ कमर मटका के आ रहे हो। पता है कितना शर्मिंदा हुए हैं हम कल रात सारिका के सामने तुम्हारी वजह से। कितने दिनों बाद हम उनको बाहर लेकर गए थे, लेकिन तुम तो पहले से वहां रायता फैला के बैठे थे। शिवम ने गुस्से से कहा। मुरारी ने देखा शिवम कुछ ज्यादा ही नाराज है, तो उसे समझ आ गया कि बीती रात उसने कुछ ज्यादा ही गड़बड़ की है। उसने डरते डरते पूछा, अनु को तो ना ही बताए हो ना ये सब? शिवम ने फिर घूर कर मुरारी को देखा तो मुरारी सहम गया और कहा, ना ही बताया हो तो अच्छा है, वरना धोकर सुखा देगी वो हमें। ए भैया, जे बार माफी दे ही दो। महादेव की कसम, आज के बाद कब्बो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे तुमको हमारी वजह से शर्मिंदा होना पड़े, कसम से। शिवम ने मुरारी की तरफ देखा तो मुरारी ने अपना हाथ शिवम की तरफ करके कहा,
अच्छा चलो आपके सर की कसम खाते हैं। हमारे सर की कसम तो तुम ना ही खाओ तो अच्छा है मुरारी, शिवम ने कहा और वहां से चला गया। मुरारी मायूस हो गया। वह समझ गया कि शिवम मुझसे बहुत नाराज है। मुरारी भैया चाय लीजिए। सारिका की आवाज मुरारी के कानों में पड़ी तो मुरारी की तंद्रा टूटी और उसने कहा, भैया के जैसन आप भी हमसे नाराज होगा भाभी। नहीं, हम आपसे नाराज नहीं हैं, बस आपसे एक शिकायत है। आपको घाट पर उस हालत में नहीं होना चाहिए था। आपके साथ कोई हादसा भी तो हो सकता था ना, सारिका ने प्यार से कहा। सारिका की बात सुनकर मुरारी का दुख थोड़ा कम हुआ और उसने कहा, देखा भाभी, आप कितना प्यार से समझा रही हैं और भैया हमको इतना सब सुना के चले गए। सिर्फ सुनाया, तुम्हारी पीपटी नहीं बजाई उसने। तुम्हारे जैसे कर्म है ना मुरारी, मत बोलो, उनको कांड में बदलते देर नहीं लगती है। डाइनिंग के पास बैठी आई ने कहा, हमको तो लगता है आप ही नमक मिर्च नींबू लगा के भैया को तैयार की हैं हमारी बारात निकालने के लिए। मुरारी ने चिढ़ते हुए कहा, मुरारी भैया आई रहने दीजिए ना, शिवम जी पहले ही इन्हें इतना सब कह चुके हैं, सारिका ने कहा। आई और मुरारी दोनों एक दूसरे को घूरते हुए चुपचाप अपनी चाय पीने लगे। शक्ति सुबह उठा और तैयार होकर पुलिस स्टेशन जाने के बजाय सीधा हॉस्पिटल चला आया। इंस्पेक्टर पंकज ने शक्ति को देखा तो उसके पास आया और सैल्यूट करते हुए कहा, जय हिंद सर। जय हिंद। पंकज अब कैसा है वो, क्या वो कल रात के लिए बयान दे पाएगा, शक्ति ने पूछा। सर वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसे काफी इंजरी है तो होश नहीं आया है, पंकज ने कहा। जैसे ही उसे होश आता है सबसे पहले उसका बयान नोट करो, और हाँ ये उसका फ़ोन है, मुझे उस फ़ोन में आए कॉल्स और मैसेज के ट्रांजैक्शन की सभी डिटेल्स चाहिए। कहते हुए शक्ति ने अपनी जेब से फ़ोन निकालकर पंकज की तरफ बढ़ा दिया। जी सर, हो जाएगा, पंकज ने फ़ोन अपनी जेब में रखते हुए कहा। शक्ति कुछ देर वहां रुका और फिर वहां से निकल गया। शक्ति के जाने के तुरंत बाद कबीर के माता पिता वहां आए। मिस्टर अरोड़ा शहर के जाने माने बिजनेसमैन थे, इसलिए उनके साथ उनके कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। मिस्टर अरोड़ा जैसे ही कबीर से मिलने आईसीयू की तरफ जाने लगे, पंकज ने उन्हें रोक दिया और कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। What? Who the hell are you? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? विक्रम अरोड़ा, इस शहर के बिजनेस वर्ल्ड का ब्रांड हूं मैं, और तुम मुझे जाने से रोक रहे हो, विक्रम अरोड़ा ने गुस्से से कहा। शक्ति पंकज से बात करने वापस आया था। उसने जब देखा एक आदमी पंकज से बदतमीजी कर रहा है तो वह मिस्टर अरोड़ा के सामने आया और कहा, तुम कोई भी ब्रांड हो, एक पुलिस वाले से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? विक्रम ने देखा एक आदमी उसे आंखें दिखाकर बात कर रहा है तो वह शक्ति के थोड़ा करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसके जैसे पैसे वालों को अपनी जेब में रखता हूं मैं। अभी नोटों की गड्डी फेंकूंगा तो इसके साथ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मेरे लिए तालियां बजाएगा। शक्ति को भला ये कहां बर्दाश्त था। इस वक्त वह सिविल ड्रेस में था, इसलिए अरोड़ा उसे पहचान नहीं पाया। शक्ति ने अपना सर खुजलाया और खींचकर एक थप्पड़ विक्रम अरोड़ा के गाल पर रसीद कर दिया। शक्ति के एक थप्पड़ से ही वह हिल गया। साथ आए दोनों गार्ड्स ने शक्ति पर बंदूक तान दी तो शक्ति ने उन्हें देखकर गुस्से से कहा, पुलिस, डीसीपी शक्ति शर्मा, बयान होने के पहले पेशेंट से कोई नहीं मिलेगा, इट्स माय ऑर्डर। अरोड़ा ने सुना तो गार्ड से बंदूक नीचे करने का इशारा किया और चुपचाप वहां से चला गया। शक्ति पंकज की तरफ आया और कहा, जैसे उसे होश आए सबसे पहले उसे कस्टडी में लो, वो बिजनेसमैन का बेटा बाद में है, उससे पहले वो एक क्रिमिनल है। कहते हुए शक्ति ने विक्रम अरोड़ा को देखा और वहां से चला गया। उनकी पत्नी ने जब ये बात सुनी तो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी और विक्रम अरोड़ा के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 20। और क्या लगता है आप, आखिर कौन है ये कबीर अरोड़ा और शक्ति ने उसे क्रिमिनल क्यों कहा? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर मेरे साथ। और हाँ, मुझे आप लोगों से एक शिकायत तो है, आप जितना प्यार हाँ ये मोहब्बत को दे रहे हैं उसका आधा क्या 10% भी इस कहानी को नहीं देते हैं। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं ना।
प्लीज़ कहानी को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर अच्छी लगे तो कमेंट भी कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़कर, इसलिए प्लीज़